Welcome to my channel. Good morning, students. Today I am going to explain you class 10th English chapter number 4 from the diary of Anne Frank. This is the chapter from your book First Flight. Here is a picture of Anne Frank who has written the diary of a young girl. Here is the introduction of Anne Frank. 12 June 1929 to 20 March 1945. This was the lifespan of Anne Frank. वो सिर्फ 16 साल की थी जब उनकी 20 मार्च 1945 को डेथ हुई और उनका बर्थ था 12 जून 1929 को. Anne Frank's The Diary of a Young Girl is one of the most renowned and most discussed Jewish published book of the Holocaust. ये जो एन फ्रैंक की जो बुक थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाली बुक थी. जूइश पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया था. होलोकास्ट जो था ये पब्लिकेशन था. फ्रैंक नोट्स हर लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एज अ नाजी रिफ्यूजी ऑफ द नीदरलैंड. तो यहाँ पर एन फ्रैंक ने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जो उनकी लाइफ थी उसको डिस्कस किया है, उसके बारे में बताया है अपनी डायरी में. जब वो एक रिफ्यूज़ी की तरह, रिफ्यूज़ी मतलब जब दूसरे अपनी स्टेट को छोड़कर वो दूसरे स्टेट में जाकर उन्होंने शरण ली थी, तो रिफ्यूज़ी होते हैं शरणागत. तो नीदरलैंड में वो आकर रहने लगे थे. Acknowledged for the quality of her writing, her diary has become one of the world's most widely read books. और जो इसकी क्वालिटी को देखते हुए तो उनकी जो डायरी थी वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक थी. एंड हैज़ बीन द बेसिस फॉर सेवरल प्लेज एंड फिल्म्स. और उनकी जो ये बुक थी, इस बुक पर कई सीरियल प्लेज बनाए गए और फिल्में भी उस पर बनाई गई. In this article, you will be reading from the diary of Anne Frank summary, which is based on the background of World War II. तो यहाँ पर आप स्टोरी में पढ़ेंगे. ये जो चैप्टर है आपका, ये एन फ्रैंक की डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है और इसमें वर्ल्ड वार सेकेंड का बैकग्राउंड बताया गया है. दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग गर्ल एंड फ्रैंक. और ये जो बुक है ये एक यंग गर्ल, बहुत ही कम उम्र की लड़की, आपको मैंने बताया है कि 16 साल की ही थी वो जब उनकी डेथ हो गई थी. और उससे पहले उन्होंने इतनी फेमस बुक भी लिख दी थी. और ये एक ऑटोबायोग्राफी थी. ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें जो लेखक है वो अपने बारे में बताता है, अपनी लाइफ स्पैन के बारे में बताता है. उसने अपनी लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताता है. उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. हु एक्सप्रेसेस हर थाट्स इन अ डायरी. और जो एन फ्रैंक थी उसने अपनी सारी जो थाट्स थी, अपने विचार जो थे उसने अपनी डायरी में लिख दिए थे. हर फादर हैज़ गिफ्टेड द डायरी ऑन हर 30th बर्थडे. जब वो 13 साल की थी तो अपने बर्थडे पर उसके फादर ने उनको एक डायरी गिफ्ट की थी, विच शी कॉल्स विद द नेम ऑफ किटी. और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किटी. Anne Frank is a Jewish girl who is hiding during World War II in order to avoid the Nazi. तो जो एन फ्रैंक थी वो एक ज्यूइश गर्ल थी और वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान वो नाजीज़ के पास शरणागत में रिफ्यूजी बनकर वो रह रही थी, उनकी पूरी फैमिली. The author feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it is the first time she is doing it. अब जो ये ऑथर थी, जो हमारी यंग गर्ल है, वो ऐसा महसूस कर रही थी कि डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा अजीब, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, असाधारण सा काम है, क्योंकि वो पहली बार ये कर रही थी, पहली बार वो डायरी लिख रही थी. She feels that in the future no one will read about a young girl's past experience. वो ऐसा महसूस करती थी कि फ्यूचर में एक यंग गर्ल के जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, उसके जो भूतकाल की घटनाएं हैं, उसके अनुभव हैं, उसको कोई नहीं पढ़ेगा. बट देन शी पुट्स दीज थाट्स अवे. लेकिन उसने अपने इन विचारों को त्यागा, उनको छोड़ा. एंड डिसाइड्स टू राइट हर थाट्स. और अपने विचारों को, जो नए विचार, उसकी जो जीवन की जो घटनाएं थी उनको लिखने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया. द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लॉनली एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू. अब ये जो हमारी ऑथर हैं एन फ्रैंक जो हैं, ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी क्योंकि इनके पास बात करने के लिए इनकी कोई फ्रेंड नहीं थी. शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड ऑफ अ फ्रेंड अ शेप हैज़ शी
डिसाइड्स टू नेम द डायरी एज किटी। अब वो उनको उसको एक फ्रेंड की ज़रूरत थी और उसने अपनी जो डायरी थी उसको ही अपना फ्रेंड बना लिया और उसको एक नाम दे दिया, किट्टी। The writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level. अब ये जो राइटर है हमारी एन फ्रैंक, ये ऐसा महसूस करती थी कि जो पेपर्स हैं उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ज़्यादा सहनशीलता होती है बजाय कि लोगों में पेशेंस कम होता है दूसरों की बात को सुनने का। लेकिन जो पेपर्स हैं उस पर हम अपनी जितनी मर्ज़ी अपनी थॉट्स को लिख सकते हैं, हम कितना ही उससे बात कर सकते हैं, कितना ही अपने विचारों को उसमें उतार सकते हैं। She has a good time with friends but cannot share everything with them as they are not true friends. वो कुछ उसकी फ्रेंड्स थे लेकिन वो उनके साथ समय भी बिताती थी, लेकिन उनके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो उसके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, सच्चे मित्र नहीं हैं। She refers to her father as the most lovable who presents her the diary of her 30th birthday। और उसके जो फादर ने उसको डायरी दी थी उसके 30th बर्थडे पर, तो उसको बहुत ही पसंद आया अपने फादर का गिफ्ट, उनको बहुत खुश हुई उस गिफ्ट को पाकर। On June 20, 1942, she mentions how her class is nervous about their result। अब यहाँ पर वो एक इंसिडेंट बताती हैं, एक घटना बताती हैं 20 जून 1942 की, जब उनकी जो क्लास के बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, बेचैन थे, चिंतित थे क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला था। द ऑथर सेज दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज़ अनश्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स। और वो ये जानती थी ऑथर कि उनका जो एक ही सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स है उसमें ही वो अनश्योर थी, मतलब उसमें उनको लग रहा था कि वो पास नहीं हो पाएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स में वो श्योर थी कि पास हो जाएंगी। She and her friend G are trying to stop the students from making noise। अब उनकी जो फ्रेंड थी, उन्होंने जी यहाँ पर उसको बोला है, वह और उनकी जो फ्रेंड थी बाकी स्टूडेंट्स को शोर मचाने से रोक रही थी, बट टू नो अवेल। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत शोर मचा रहे थे। According to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities। और ऑथर के अनुसार उनकी क्लास के जो अधिकतर बच्चे थे, क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब एक चौथाई जो उनकी क्लास थी वो पास नहीं हो पाई थी क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। क्लास में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो बच्चे उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उसमें भाग नहीं लेते थे। And recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness। अब यहाँ पर अपनी डायरी में जो एन फ्रैंक हैं वो अपने मैथ्स के जो प्रोफेसर थे, मैथ्स के जो टीचर थे, उनको भी याद करती हैं जो उसको हमेशा इरिटेट करते थे क्योंकि उनकी जो टाकेटिवनेस जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी और उनकी इस बात से जो ये हमारे प्रोफेसर थे वो बहुत इरिटेटेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे इनकी बातों को सुनकर। वाइल टॉकिंग इन हिज क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। और इसकी वजह से जब वो ज़्यादा बातें किया करती थी क्लास में तो उनके जो मैथ्स के प्रोफेसर थे उसको पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, ज़्यादा होमवर्क दिया करते थे। The first punishment is to write an essay on chatterbox। और उनके जो मैथ्स टीचर थे उनकी पहली पनिशमेंट ये थी, उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा। टॉपिक क्या था? चैटरबॉक्स, बातूनी। चैटरबॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला इंसान। तो चैटरबॉक्स पे उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने के लिए दिया विच द ऑथर थिंक्स एज वियर्ड। अब ये जो ऑथर थी उसको बहुत वियर्ड, बहुत अजीब सा लगा, स्ट्रेंज लगा। शी इमेजिन्स अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइड्स टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। तो यहाँ पर उसने बहुत इमेजिन करने की कोशिश की, कल्पना की इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि टॉपिक इतना अजीब था कि वो कैसे लिखें इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके सपोर्ट में, उन्होंने तो पनिशमेंट के तौर पर उसको ये लिखने के लिए दिया था चैटर बॉक्स, लेकिन उसने टॉकिंग, बोलने की जो उसकी आदत थी उसको सपोर्ट करने के पक्ष में, उसके पक्ष में उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए, बहुत सारे तर्क वितर्क दिए। शी राइट्स दैट शी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कम्प्लीटली। तो वो ये कहती है उसमें, अपने लेटर उसमें लिखती है ऐसे में कि वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगी
लेकिन वो अपनी जो बोलने की आदत है उसको पूरी तरह से वो एलिमिनेट नहीं कर सकती, वो उसको बंद नहीं कर सकती। द प्रोफेसर फाइंड्स इट अम्यूजिंग। अब जो ऐसे उसने लिखा था प्रोफेसर को वो बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। बट अलॉट्स अनदर टॉपिक आफ्टर शी डिड नॉट चेंज हर नेचर। लेकिन उसने उसके बाद उसको दोबारा एक टॉपिक दिया, लेकिन उसका जो नेचर था, जो ज़्यादा बोलने की जो उसकी आदत थी, टॉकेटिवनेस की आदत, वो नहीं बदली। द टॉपिक इज़ एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और अब की बार जिन्होंने टॉपिक दिया था, पहले टॉपिक का नाम था चैटर बॉक्स और दूसरे टॉपिक का नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके। तो अब की बार का उसका टॉपिक ये था, विच रेफर्स टू द हैबिट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। और ये रेफ़र करता था उसकी आदत को, उसकी जो आदत थी ज़्यादा बोलने की जो आदत है वो बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो इसको रेफ़र कर रहा था ये टॉपिक, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक। उसके बाद जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसको एक दूसरा टॉपिक दिया जिसका नाम था क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये टॉपिक का नाम था एज अ पनिशमेंट के तौर पर। शी रन्स आउट ऑफ थॉट्स आफ्टर राइटिंग 2 times ऑन अ सिमिलर टॉपिक। अब ये जो हमारी एन फ्रैंक थी बार बार एक ही टॉपिक पर लिख रही थी, तो लेकिन उनके जो विचार थे वो, उनके पास बहुत सारे विचार थे इस टॉपिक पर, उनके बहुत सारे तर्क वितर्क थे। शी डिसाइड्स टू राइट हर थर्ड टॉपिक इन फॉर्म ऑफ अ पोएम। अब उन्होंने निश्चय किया कि अब ये जो उनका थर्ड टॉपिक है वो एक पोएम की फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक वो ऐसे लिख रही थी, लेकिन अब की बार उन्होंने एक पोएम लिखी, एंड राइट्स अ सटायर। और ये पोएम क्या थी? ये एक सटायर थी, व्यंग्य थी। And luckily, the professor takes it lightly. The professor recites the entire poem in front of the class, and the author talked uninterruptedly after this. अब जो प्रोफेसर थे उन्होंने उसकी जो पोएम थी इतनी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुए, उसकी पोएम से इतनी अच्छी लगी उनको वो पोएम कि उन्होंने पूरी क्लास के सामने वो पोएम रिसाइट की। और जो हमारी ऑथर थी उस दिन के बाद उनकी जो बोलने की आदत थी वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर बिना किसी रुकावट के वो बातचीत करती रहती थी, क्योंकि अब उनके जो प्रोफेसर थे वो अब उससे नाराज़ नहीं होते थे। उसकी जो राइटिंग स्किल थी वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव थी कि जो मैथ्स टीचर थे वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, उसकी टैलेंट से। जो उसका ये जो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था और उसको अपने विचारों को जिस तरीके से वो शब्दों में उतारती थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो भी अब उससे ज़्यादा नाराज़ नहीं होते थे। तो कंक्लूज़न ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इन दिस स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक वी कैन कंक्लूड दैट अ यंग स्टूडेंट नीड्स टू टॉक। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ये हमें बताना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी को बात करनी चाहिए, उसको बात करने की ज़रूरत है, उसको अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, अपने अंदर अपने विचारों को नहीं रखना चाहिए। जो उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, जो वो विचार उसके अंदर उठते हैं, तो उसको उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशंस हैं तो उसको अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। फील जॉयस इन ऑर्डर टू स्टे मेंटली फिट, ताकि वो खुश महसूस कर सके और उसके दिमाग में जो कोई स्ट्रेस है या कोई भी बात है उसकी वजह से उसकी जो मेंटल फिटनेस है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, मानसिक तौर पर स्टूडेंट जो है वो हेल्दी रहे। तो इसके लिए उसको अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट टाइम पर आपकी स्टडी चल रही है और आप बातें करना शुरू कर दो, नहीं। एक्सप्रेस यहाँ पर जो ऑथर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। दैट वॉज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर, और आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। जो आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं वो भी आप इसमें से कवर कर सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी आप इसमें से कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।